परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। परमाणु जिसे एटम कहते हैं। परमाणु दो शब्दों से मिलकर बना है, परम अणु। परम या तो सबसे बड़ा या तो सबसे छोटा। यहाँ पर क्या है, अणु के साथ मिलने पर सबसे छोटा अणु या कण। किसी पदार्थ के सूक्ष्म अविभाजित कण को परमाणु कहा जाता है। सभी पदार्थ, अब पदार्थ क्या हैं? पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो पदार्थों के परमाणु एक समान नहीं होते हैं। सभी पदार्थों के ठोस, द्रव, गैस है पदार्थ बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन सभी की जो परमाणु के बने होते हैं उनका जो आकार है वो एक जैसा नहीं होता है। यानी वो छोटे बड़े उसमें अपना अलग अलग होते हैं। अलग अलग पदार्थों में अलग अलग प्रकार के परमाणु होते हैं। परमाणु की खोज का श्रेय जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक जो 1808 में है उनको जाता है। अब तत्व देखते हैं। बहुत लोग मिक्स हो जाते हैं, परमाणु क्या है, तत्व क्या है। एलिमेंट्स की अंग्रेजी है। किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम या सबसे सूक्ष्म और शुद्धतम रूप को तत्व कहते हैं। क्या फिर समझते हैं। किसी पदार्थ, कोई पदार्थ है, उसकी सबसे छोटी इकाई, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई और शुद्धतम हो, मतलब किसी प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए न हो, उसको कहते हैं एलिमेंट, तत्व। किसी पदार्थ की वह सूक्ष्मतम और शुद्धतम इकाई, शुद्धतम रूप, उस पदार्थ की इकाई को तत्व या एलिमेंट्स कहते हैं। जबकि वही एलिमेंट या तत्व अगर रासायनिक प्रक्रिया में भाग ले रहा है तो उसे परमाणु कहेंगे। स्मॉलेस्ट एंड प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी मैटर्स इज कॉल्ड एलिमेंट्स। नोट्स, किसी रासायनिक प्रक्रिया में परमाणु भाग लेते हैं, तत्व नहीं। अब आते हैं अणु के बारे में। इसे ध्यान से देखिएगा। अणु जिसे मॉलिक्यूल कहते हैं। जब कोई एक परमाणु स्वयं या एक से अधिक परमाणु मिल करके रासायनिक प्रक्रिया में मिल करके स्थायित्व को या स्थायी हो जाते हैं या स्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं तो उसे अणु कहते हैं। नोटिस दिस पॉइंट। जब कोई एक परमाणु या तो खुद ही अस्थाई हो जाए, अकेले ही अस्थाई हो जाए, या स्वयं में मिल करके अस्थाई हो, या एक परमाणु दूसरे परमाणु से या दो से अधिक परमाणुओं से मिल करके स्थायित्व को प्राप्त कर ले, उसे अणु कहते हैं। जैसे एक परमाणु वाले अणु, जैसे सिर्फ हीलियम हो गया, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान, जो जीरो ग्रुप के एलिमेंट हैं, वो एक परमाणु है। वो परमाणु भी हैं और अणु भी हैं। अणु का मतलब होता है स्थायित्व को प्राप्त कर लेना। अगर वो स्थायित्व को प्राप्त नहीं है तो अणु नहीं कहलाएगा। स्थायित्व प्राप्त हो जा रहा है तो अणु हो जाएगा, चाहे वो अकेले हो या खुद को रिपीट करे। जैसे कि एक से अधिक वाले क्या है, एक से अधिक है लेकिन खुद से हो रहा है। इसे क्या है, मतलब ये आपका खुद से है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और दूसरे परमाणुओं से मिलकर हो रहा है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, H2O बना दिया, ये सब क्या आ रहा है, सब अणु है। हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु मिलकर के हाइड्रोजन अणु बना रहे हैं। एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एटम मिल करके H2O बनाएं, इसे हाइड्रोक्सी ऑक्साइड अणु कहते हैं। ये जल का निर्माण कर रहे हैं। आते हैं डाल्टन, जिन्हें परमाणु खोज का श्रेय जाता है। एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। क्या उन्होंने बताया था, पदार्थ या तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं। पहली बात है, ये 1808 की बात है। उस समय तक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में नहीं था। तो उनकी सोच ये थी, वो ये जानते थे कि जो परमाणु है ये सूक्ष्मतम इकाई है
इसीलिए उन्होंने कहा है ये सूक्ष्म कणों से बना हुआ है जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणुओं को नष्ट किया जा सकता है और नहीं बनाया जा सकता है। परमाणु अविभाज्य है, यानी कि अभी तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई है, यानी ये परमाणु ही सबसे छोटी इकाई है। इस प्रकार के तत्वों के परमाणु भार, आकार व अन्य गुण समान होते हैं, दूसरे तत्व के परमाणुओं के से भिन्न होते हैं। एक प्रकार के अगर परमाणु हैं जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, उनके हर हाइड्रोजन के आकार और जो भी कुछ गुण हैं वो सब समान होंगे, जबकि दूसरा तत्व है, दूसरा कोई पदार्थ है, उसका परमाणु है तो उसके परमाणु के लक्षण अलग होंगे, यानी उनका आकार अलग हो सकता है, उनकी रासायनिक प्रक्रिया अलग हो सकती है। तो ये परमाणु पर बात कर रहे हैं। परमाणु सरल पूर्णांक अनुपात में संयुक्त होते हैं, यानी एक दूसरे से जब मिलते हैं एक अनुपात में मिलते हैं, एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, फ्रैक्शन में मिलते हैं, एक अनुपात में मिलते हैं, पूर्णांक अनुपात में मिलते हैं, 1 2 3 4 पूर्णांक अनुपात में एक दूसरे से क्रिया करके संयुक्त पदार्थ बनाते हैं। परमाणु का संगठन, कंपोजिशन ऑफ एटम, किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु है, परंतु परमाणु भी मुख्यतः 3 मूल कणों से बना है। ऐसे मूल कण क्या है, इसकी अंग्रेजी क्या, फंडामेंटल पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। ये होते हैं ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जबकि नई खोज के अनुसार ये मिला है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी 3 क्वार्क के बने हुए हैं, यानी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन की भी जो सूक्ष्म इकाई है वो क्या है, वो क्वार्क है। क्वेश्चन बन सकता है ये क्वार्क क्या है। 3 क्वार्क प्रोटॉन में होते हैं और 3 क्वार्क न्यूट्रॉन में होते हैं। इनकी स्पिन के अंदर डिफरेंस होने पर वो प्रोटॉन बनाते हैं। 2 प्रोटॉन प्लस रहेगा, क्वार्क 2 प्लस रहेगा, 1 माइनस रहेगा, तो प्रोटॉन 2 माइनस होंगे 2 और 1 प्लस होगा तो न्यूट्रॉन। ये क्वार्क उसकी सबसे छोटी इकाई है। नोट, यहाँ पे 3 क्या बताया गया है, 3 मूल कण कौन कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन खास बात है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है। क्या होता है, 1H1 इसका परमाणु निकेतन है। 1H1 यानी कि एक प्रोटॉन तो दिख रहा है, ये प्रोटॉन संख्या होती है और ये परमाणु भार है। परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा दें तो न्यूट्रॉन मिलता है, एक में से एक हटा दें तो 0 आएगा, यानी कि न्यूट्रॉन इसमें नहीं होता है। प्रोटॉन रहेगा और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। परमाणु संरचना, परमाणु संरचना को समझने के लिए हम मुख्यतः 4 मॉडल का अध्ययन करते हैं, जिसमें पहला है जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल, दूसरा है रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल और तीसरा है नील्स बोर का मॉडल और चौथा है सोमरफेल्ड या समरफील्ड का मॉडल, जो सबसे ज़्यादा मान्य है। जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल जिन्होंने 1898 में दिया था, इनके अनुसार परमाणु को 10-10 मीटर का मतलब होता है 1 एंगस्ट्रॉन व्यास का ठोस गोला माना है। उन्होंने ये माना कि 1 एंगस्ट्रॉन का ठोस गोला है और उसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। क्या है, माना जा सकता है जो प्रोटॉनों के कारण धनावेशित होता है तथा जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धंसे हुए रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के धनावेश को संतुलित करते हैं, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, यानी कि उसका धन इसका माइनस एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। किसमें, एक गोले के अंदर, ठीक है ना। गोले के अंदर जितना धन आवेशित है उतना ही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आवेशित है, माइनस चार्ज है, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। अगर सिंपल भाषा में बात करें तो इन्होंने तरबूज का मॉडल दिया है। एक तरबूज को अगर काट दें तो उसमें हमें देखते हैं क्या है, लाल जो गूदा वाला पार्ट होता है और जो बीज काला वाला पार्ट होता है। काले वाले बीज वाले पार्ट को इन्होंने इलेक्ट्रॉन माना, अब गूदा वाले पार्ट जो लाल वाला पार्ट उसे प्रोटॉन माना। इस प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन बैलेंस करते हैं, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन।
यानी ये कह सकते हैं इन्होंने तरबूज वाला मॉडल दिया था। जे थॉमसन, याद करने का यही है, थॉमसन मिलन, मिलन माने तरबूज। इस मॉडल को प्रमाणिकता नहीं मिली, इस मॉडल को प्रमाणिकता नहीं मिली, इसलिए इसको ये मान्य नहीं है, बस शुरुआत किए थे इसलिए इनको पढ़ा जाता है। दूसरा मॉडल है रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। रदरफोर्ड ने सन 1911 में इस मॉडल को प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने प्रयोग के रूप में सोने की पतली पन्नी, कितनी मोटी की थी, 0.0004 सेंटीमीटर मोटी थी, पर अल्फा कण, अभी अल्फा कण क्या है, अल्फा कण होता है हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देना। हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, अब इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया है, अब बचा क्या, इन्हें 2 प्रोटॉन ही बचे हुए हैं और न्यूट्रॉन 2 बचे, ठीक है ना। तो अल्फा कण से बम्बारित कर रहे हैं। अभी सोचने वाली बात है, इलेक्ट्रॉन क्यों निकाला गया है, अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो नाभिक पर गिर जाएगा, माइनस और प्लस पर का रिएक्शन हो जाएगा, प्लस है प्रोटॉन है, प्रोटॉन एक दूसरे से नहीं टकराएंगे, सिर्फ बम्बारित किया जाता है। जब अल्फा कण सोने की परत से टकराते हैं तो उन्होंने देखा कि अधिकांशतः अल्फा कण पन्नी के आर पार चले गए हैं, अर्थात अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित नहीं हुआ है। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए हैं, मानो अपने से भारी चीज़ से टकरा, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए, जैसे लगा कि वो किसी चीज़ से टकराया गया, टकराने के बाद किसी और चले गए, और बहुत थोड़ी से जो कण हैं जो अपने जिस रास्ते से गए उसी रास्ते से वापस आ गए। बहुत थोड़े से कण ऐसे भी थे जो पन्नी से टकरा कर अपने ही मार्ग से वापस आ गए, यानी कि जिससे वे टकराए अभेदित था इसलिए वो वापस आ गए। फिर से बता दे रहे हैं, अल्फा कण देख लीजिएगा, ये अल्फा कण है, ये सोने की पन्नी है। जब अल्फा कण की बम्बारित हो रही है तो नाभिक के सिवा जो खाली स्थान, वहाँ तो अल्फा कण गुजर गए, इधर पर्दा लगा हुआ था, फ्लोरेसेंट का पर्दा लगा हुआ था जिस पर लाइटिंग हो रही थी। जिधर मतलब नाभिक के चारों तरफ उन्होंने क्या किया, जब देख रहे हैं कि इधर से लाइटिंग सीधे गुजर जा रही है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो उनको ये लगा कि इतना दूर खाली है इसलिए ये लाइटिंग पार कर जा रही है, लेकिन जहाँ नाभिक है जिसमें प्रोटॉन है, इस पर अगर पड़ रही है तो अल्फा कण टकराने के बाद किसी न किसी डायरेक्शन में चली जा रही है, वो सीधी जा रही है, लेकिन बीच इसको आप भेद नहीं पा रही है, खुद से टकराने के बाद तुरंत वापस हो गए, यानी कि इतना दूर लाइट नहीं आया, इतना दूर छाया बना रह गया, इधर लाइट बना रह गया। तो उन्होंने इसको नापा कि ये कितना है, तो उन्होंने ये बता दिया कि नाभिक की साइज़ कितनी होती है, और दो परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी ले ली, 2 परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी ले ली, तो उन्हें एक परमाणु की साइज मिल गई, यानी कि एक परमाणु का आकार कितना होता है उन्होंने नाप लिया। क्या हो गया, एक न्यूक्लियस का ये आकार यहाँ से नाप लिए, आधा वाला पार्ट यहाँ तक है और ऊपर का आधा वाला पार्ट ये हो गया, यानी कि ये पूरी परमाणु का आकार मिल गया। तो डाल्टन के प्रयोग से हमें ये मिल गया कि किसी परमाणु का आकार कितना होता है और नाभिक की साइज़ क्या होती है, और उन्हें क्या मिला कि नाभिक के अंदर कोई ठोस चीज़ है जिसकी वजह से इसको भेद नहीं पा रहा, यानी कि अभी भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जानकारी नहीं है। जब अधिकांश अल्फा कण टकराएं सीधे निकल गए, इससे ये पता चलता है कि परमाणु अधिकांश भाग क्या है, खोखला खाली है, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। दूसरा,
नाभिक से पहला क्या है, अल्फा कण जब टकरा कर किसी दिशा में गए तो इन्हें ये लगा कि कोई परमाणु के बीच में धनावेशित मूल कण है, इस समय नाभिक था, ठीक है ना। टकराने के बाद किधर चले गए, दूर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन है, अल्फा कण कोई प्रोटॉन है, तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, इसलिए वहाँ से क्या दूर चले गए हैं। उनको ये लगा कि नाभिक क्या है, धनावेशित मूल कण है, इसलिए वहाँ से चला जा रहा है। तो हाँ, तो वो जो टकरा रहे हैं उसका नाम है नाभिक। नाभिक किसी परमाणु में उसके आकार की तुलना में काफ़ी छोटा होता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इतना दूर लाइट जा रहा है, बस इतना दूर लाइट नहीं जा रहा है, यानी कि परमाणु का आकार तो बड़ा है, लेकिन नाभिक की जो छाया मिल रही है वो पता चल रहा है कि वो छोटा है। यानी नाभिक में क्या है, नाभिक आकार तुलना में काफ़ी छोटा है। रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि किसी परमाणु में नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, जिसमें उनकी धीरे धीरे ऊर्जा जो है, धीरे धीरे जो ऊर्जा है, ऊर्जा समाप्त हो जाती है। किसकी, इलेक्ट्रॉन की। उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूम रहे हैं। अब जो कुछ घूमता है तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे ख़त्म होती है। तो ऊर्जा जब धीरे धीरे ख़त्म होती है तो वो अपने धीरे धीरे नाभिक की तरफ जाता है और लास्ट में, अंत में नाभिक के ऊपर गिर करके नष्ट हो जाती है। ये रदरफोर्ड की सोच थी, क्योंकि वो सोच रहे थे कि एनर्जी तो न क्रिएटेड न डिस्ट्रॉय, ऊर्जा ख़त्म, ऊर्जा यहाँ पैदा तो हो नहीं है, एक क्रिया कर रही है। अब ऊर्जा ख़त्म हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को ख़त्म करेगी और लास्ट में वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे वो फेल हो रहे हैं, अंत में नाभिक को गिर कर जाते हैं और नाभिक को नष्ट कर देती है। ये था रदरफोर्ड का मॉडल। अब देखा जाए तो ये एक तरह से जलेबी बन रही है, यानी कि रदरफोर्ड का जो मॉडल है एक जलेबी का आकार बन रही है। तो आप इसे एक कोड याद करने के लिए जलेबी का मॉडल रदरफोर्ड। थॉमसन क्या थे, तरबूज मॉडल, रदरफोर्ड क्या है, ये जलेबी की तरह बना रहे हैं आकार। ये जलेबी का मॉडल याद करने के लिए याद कर जाएगा। ये जलेबी का मॉडल ये थे रदरफोर्ड, लेकिन यहीं पर ये फेल हो गए, क्योंकि हम प्रकृति में देखते हैं क्या है, कोई भी चीज़ पड़ी है वो उसका उसी से पड़ा हुआ है, ख़त्म नहीं हो रहा। अगर ख़त्म इस तरह इलेक्ट्रॉन घूम के ख़त्म करते हैं तो प्रकृति में अपनी कुछ चीज़ें तो अपने आप ख़त्म हो जाती हैं। इन इलेक्ट्रॉनों घूमने से वो उस पर गिरती तो ख़त्म हो जाते हैं, यानी ऑटो प्रकृति में हर चीज़ ख़त्म होती जाती है। लेकिन हम देख रहे हैं प्राचीन काल से बहुत सारी चीज़ें उसी तरह पड़ी हुई हैं। तो इलेक्ट्रॉन का नाभिक के ऊपर गिर कर नष्ट हो जाना गलत सिद्ध हुआ, इसलिए रदरफोर्ड को भी उतना पढ़ा नहीं जाता है, यहाँ इसको मान्यता नहीं मिली। अगला मॉडल है नील्स बोर का परमाणु मॉडल, एटॉमिक मॉडल ऑफ नील्स बोर, जिन्होंने 1913 में इसे प्रस्तुत किया था। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में सुधार किए, उनकी कमियों को ख़त्म किए। नील्स बोर ने जो गिरने वाली प्रक्रिया थी उसको ख़त्म कर दिया। उन्होंने क्या किया, गिरने नहीं दिया। नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन किस रूप में है, तो पहले तो उन्होंने कक्षा फिक्स किया। कक्षा का नाम उन्होंने रखा के से शुरुआत की, के LMNOP 4 5 6 7 KLMNOPQ 7 कक्षा उन्होंने मैक्सिमम बनाया कि 7 कक्षा तक नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। वो परमाणु पर डिपेंड करता है वो कैसा परमाणु है। प्लस ये KLM क्या है, के से क्यू शुरू किया गया कि एक साइंटिस्ट हैं जिसका नाम कॉर्नेल था, उनको प्राथमिकता देने के लिए उनका पहला लेटर ले लिया के, और के से ही ये पहली कक्षा जो है KLM। इसमें इलेक्ट्रॉन किस रूप में रहेंगे, तो 2n स्क्वायर, 2n n क्या है, कक्षा है, n क्या है, कक्षा है। इसमें इस आधार पर इलेक्ट्रॉन रहेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि पहली कक्षा में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो n बराबर पहली कक्षा है तो n 2 स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही होगा और 2 नीचे गुणा करना है बराबर के 2, यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में
2 दूसरी कक्षा और स्क्वायर 2 दूना 4 दूना के 8, 2 दूना 4 दूना के 8, दूसरी कक्षा में आपके 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसी प्रकार बोरबरी ने ये फार्मूला दिया, ये नाम दिए और रदरफोर्ड की कमियों को दूर किए, वो गिरने नहीं दिए, वो एक उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। ये मॉडल कैसा दिख रहा है? ये दिख रहा है कि सूर्य के चारों तरफ जैसे कोई ग्रह चक्र लगा रहा हो, ये मॉडल उससे वैसा दिखाई दे रहा है, सोलर सिस्टम की तरह। ये किसका मॉडल है? नील्स बोर का। नील्स बोर यानी कि बोर का मतलब सूरज। तो सूरज की चारों तरफ ग्रह घूम रहे हैं, तो ये मॉडल किसका है? नील्स बोर का परमाणु मॉडल। लेकिन सबसे मान्य जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, परमाणु मॉडल है, वो समरफील्ड का माना जाता है 1915 में। इनके अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ एक निश्चित दूरी पर चक्कर लगाते हैं। विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षाओं में निश्चित दूरी पर नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। कहने का तात्पर्य है, कोई नाभिक है, उसकी चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब इसी को देखते हैं फिर से। बोरबरी के अनुसार निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, लेकिन ये सर्कुलर बना दिए थे। समरफील्ड ने क्या कह दिए, ये किसी तरह वही 2 इलेक्ट्रॉन को, हम 2 ही इलेक्ट्रॉन को लें तो ये दूरी तो सेम रहेगी, लेकिन ये किधर भी घूम सकते हैं। दूरी उतनी ही रहेगी, लेकिन उसके पूरे सर्कुलर पथ पर बराबर दूरी में किधर भी घूम सकेगी। दूरी तो फिक्स रहेगी कि इतनी ही दूरी में घूमना है, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि किस डायरेक्शन में घूमेगी, उतनी ही दूरी में घूमेगी। एज लाइक 3D स्ट्रक्चर, तीनों डायरेक्शन में। ये पहली कक्षा पर, उसे दूसरी कक्षा में भी वो इलेक्ट्रॉन किसी भी दिशा में उसके चारों तरफ निश्चित दूरी पर घूमेगी। ये जो स्ट्रक्चर है, एक तरह से पहले सीरियल आता था शक्तिमान का, वो शक्तिमान जैसा मिलता है, और सबसे ज़्यादा मान जो है वो है समरफील्ड का। इनके अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ एक निश्चित दूरी पर चक्कर लगाते हैं। विभिन्न कक्षा के इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में विभिन्न निश्चित दूरी पर नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। समझ आ गया होगा। नोट, सबसे प्रमाणित मॉडल यही माना जाता है। अब आते हैं मौलिक कण, वही फंडामेंटल पार्टिकल्स की खोज क्या है। तो बहुत पॉपुलर शब्द है ईटा पर नाच, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ईटा पर नाच। लेकिन ईटा पर जो नाच है वो खोज के नाम पर नहीं है, नामकरण के नाम पर है। नामकरण, ईटा, टी से थॉमसन, ईटा जे थॉमसन 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे, नामकरण किए थे। पर ईटा पर, तो प्रोटॉन की खोज तो गोल्डस्टीन ने की 1886, गोल्डस्टीन। लेकिन प्रोटॉन नाम जो दिया थे वो रदरफोर्ड ही थे। ये तो धन किरण, गोल्डस्टीन ने धन किरण, उस किरणों को धन किरणें कहते हैं। लेकिन प्रोटॉन नाम उन धन किरणों को किसने दिया था? रदरफोर्ड। इनको शिष्टा जाता है, लेकिन प्रोटॉन को गोल्डस्टीन किए हैं। नाच, ईटा पर नाच, चढ़ी। सन 1932 में न्यूट्रॉन की खोज हुई। इसकी न्यूट्रल बिहेवियर का इसकी खोज सबसे लास्ट में। क्यों? क्योंकि न कैथोड पर आ पा रहे थे, न एनोड पर आ पा रहे थे, ये सीधे निकल जा रहे थे, इसलिए इनका अध्ययन करना मुश्किल हो रहा था। तो लास्ट में जाकर 1932 में इसकी खोज हुई। इन पर आवेश देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो मास है 9.1 10⁻31, 9.1 10⁻31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का भार है -31 है। जबकि वहीं पर प्रोटॉन का जो मास है, द्रव्यमान है 1.672 गुणे 10⁻27 किलोग्राम है। 1.672 और वहीं न्यूट्रॉन जो है 1.674 यानी न्यूट्रॉन सबसे भारी कण है, प्रोटॉन से भारी न्यूट्रॉन है, और सबसे हल्का कण है इलेक्ट्रॉन।
-31, -27, -27, यानी ये लगभग बराबर है, लेकिन इनमें भी देखा जा रहा है 1.62, 1.74 ये न्यूट्रॉन भारी है। जो आवेश है, प्रतीक आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, इसलिए -1 यूनिट, प्रोटॉन प्लस होता है प्लस यूनिट, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, 0 हो जाता है। और जो प्रतीक है -1 E0, ये आपका है 1 P0 एंड ये आपका न्यूट्रल। परमाणु संख्या और परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, जिसे Z से डिनोट करते हैं। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। किसी परमाणु में उसके अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उस परमाणु का परमाणु क्रमांक दर्शाता है, उस परमाणु का वो परमाणु क्रमांक होता है। प्रोटॉनों संख्या बराबर यानी कि परमाणु क्रमांक। परमाणु संख्या यानी Z बराबर प्रोटॉनों की संख्या। अगला क्या है? द्रव्यमान संख्या, जिसे कहते हैं परमाणु भार, अंग्रेजी में कहते हैं एटॉमिक वेट, जिसे A से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार क्या होते हैं, कैसे निकलता है? द्रव्यमान संख्या। तो अब यहाँ पूरा देखा जाए द्रव्यमान, पूरा का पूरा वेट की बात हो रही है, यानी कि किसके अंदर वेट होता है? नाभिक के अंदर। तो नाभिक के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ दिया जाए तो उसका पूरा भार, इलेक्ट्रॉन का भार तो बहुत कम होता है। भारी कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन जुड़ जाते हैं तो उसे कहते हैं परमाणु भार और उसे कहते हैं द्रव्यमान संख्या। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग ही द्रव्यमान संख्या या परमाणु संख्या कहलाती है। इसे A से प्रदर्शित करते हैं, एटॉमिक वेट से प्रदर्शित करते हैं। किसी तत्व के परमाणु क्रमांक और परमाणु भार इस प्रकार दर्शाते हैं। परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। Z एलिमेंट A यानी तत्व का नाम रहेगा, नीचे परमाणु क्रमांक रहेगा और ऊपर परमाणु भार। जैसे कि आप हीलियम कर दिए तो हीलियम अगर कह रहे हैं तो 2 परमाणु क्रमांक यानी 2 प्रोटॉन, 4 परमाणु भार, यानी कि इसके अंदर क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसके अंदर प्रोटॉन, यानी इसमें से इसको घटा दे तो न्यूट्रॉन मिल जाएगा। जैसे क्या कह रहा है? हाइड्रोजन है 1H1, हीलियम है 2H4 और कार्बन 612 है। ये क्या है? परमाणु क्रमांक है, ये परमाणु भार है। न्यूट्रॉन समझ में आ गया होगा। जब परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटाएंगे तो न्यूट्रॉन हो जाएगा। हमने क्या बताया कि परमाणु भार में 2 चीज़ें हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये क्या है? प्रोटॉन है। परमाणु भार में से प्रोटॉन घटा दिए तो बचेगा क्या? न्यूट्रॉन। समस्थानिक जिसे कहते हैं आइसोटोप्स। किसी तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार भिन्न होते हैं, इसे समस्थानिक कहते हैं। समान स्थानिक स्थान जो एक ही स्थान पर हो, समस्थानिक समान स्थान पर हो उसे समस्थानिक कहते हैं। एक स्थान क्या है? परमाणु क्रमांक। किसी तत्वों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं जो एक ही स्थान पर आ जाए, कोई परमाणु दिखने में अलग अलग हो लेकिन उनका परमाणु क्रमांक एक ही हो, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में कोई एलिमेंट उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। जैसा उनका परमाणु क्रमांक, जैसा उनकी प्रोटॉनों संख्या, उस आधार पर अलग अलग खानों में व्यवस्थित किया गया है। लेकिन कोई एक ही स्थान पर आ जाए तो समझ लीजिएगा कि उसके अंदर प्रोटॉन तो सेम है लेकिन परमाणु भार अलग है, तभी तो उसका नाम अलग हो जा रहा है। किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या यानी प्रोटॉनों संख्या समान होती है लेकिन उसका परमाणु भार यानी कि द्रव्यमान संख्या भिन्न हो उसे समस्थानिक कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के समस्थानिक, हाइड्रोजन के 3 रूप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। 1H1, 1H2 जिसे 1D2 भी कहते हैं, 1H3 यानी उसे 1T3 भी कहते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम।
ये सब क्या है 1 1 1, यानी कि परमाणु क्रमांक परमाणु क्रमांक परमाणु क्रमांक, यानी कि प्रोटॉन 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 सबके तो एक हैं, लेकिन परमाणु भार देखें तो इसमें परमाणु भार 1 है, इसमें परमाणु भार 2 है, इसमें परमाणु भार 3 है, यानी इसमें न्यूट्रॉन 0, इसमें न्यूट्रॉन 1, 2 में से जाएगा तो 1, इसमें 3 में से जाएगा 3 में से जाएगा 2, इसमें न्यूट्रॉन 2, इसमें न्यूट्रॉन 1, इसमें 0। इसमें परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के समान होती है, ठीक है ना, इसलिए समस्थानिक कहलाते हैं। उसका एक और उदाहरण लीजिए कार्बन। कार्बन के 2 रूप होते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12, लेकिन कार्बन एक और होता है जिसे कार्बन 14 कहते हैं। इसका प्रयोग हम जीवाश्म के अध्ययन के लिए के रूप में करते हैं। ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट है कार्बन 14, और ये कैंसर के इलाज में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसी के आधार पर कैंसर को ख़त्म किया जाता है, उसके कोशिकाओं को उसको ले जा करके विस्फोट किया जाता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। ऑक्सीजन 8 का 16 जो हमारे कॉमन रूप से जाना जाता है। 8 परमाणु क्रमांक, ऑक्सीजन परमाणु भार 17, 8 18। ये परसेंटेज ग्रुप में कम होते हैं, ये परसेंटेज ग्रुप में जाता है, इसलिए इसको ज़्यादा मानता है। क्लोरीन के भी 2 रूप होते हैं। परमाणु क्रमांक 17, लेकिन परमाणु भार 35 है कि 37 है। ये 25% पाया जाता है, ये लगभग 75% पाया जाता है, इसलिए ये ज़्यादा यही मान जाता है। 35.5 इसका मान अक्सर आता है परमाणु भार। ये प्रमुख समस्थानिक तत्व हैं। अब है समभारी। अब भार की बात है, जैसे कि परमाणु भार, अब ये है समभारी, यानी कि भार बराबर हो और परमाणु क्रमांक अलग है। जब 2 भिन्न परमाणु क्रमांक के तत्वों का परमाणु भार समान हो, वे समझते हैं 2 भिन्न परमाणु क्रमांक के तत्वों, ठीक है ना, परमाणु भार समान हो और परमाणु भार विषम हो, समान हो, परमाणु क्रमांक विषम हो, विषम नहीं अलग हो, उसे समभारी कहेंगे, असोपास। जैसा कि हमें पता है कि किसी परमाणु का परमाणु भार उसके प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का योग होता है, ठीक है ना। प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, उसके भार को दर्शा रहे हैं। परमाणु क्रमांक क्या है, सिर्फ प्रोटॉन है। इसका मतलब क्या है, अगर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी तो न्यूट्रॉनों की संख्या कम करनी पड़ेगी। किस लिए, कि समभारता बने रहे, समभारता बने रहे। समभारता में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अगर प्रोटॉन को बढ़ाएंगे तो न्यूट्रॉन को कम करेंगे तो उसका भार तो उतना कुछ नहीं रहेगा। प्रोटॉन में 2 बढ़ा दिए तो न्यूट्रॉन 2 घटा दीजिए तो भार तो उतना ही रहेगा। अगर प्रोटॉन को घटाएंगे तो न्यूट्रॉन को बढ़ा दीजिए, क्योंकि अब ये घटेगा भार में से, तो न्यूट्रॉन बढ़ा दीजिए कि भार बराबर हो। जैसे कि कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14, इन दोनों का भार बराबर है, लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर देखिए 6, यहाँ प्रोटॉन की संख्या 7, लेकिन भार बराबर है। तो 14 में से 6 जो है 8, इसमें न्यूट्रॉन 8 है, इसमें 7 हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन ज़्यादा हुआ लेकिन एक न्यूट्रॉन कम हो गया। 14 7 7 14, इसमें न्यूट्रॉन कितना हो गया 7, इसमें 8। यहाँ प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 8, यहाँ प्रोटॉन 7 बढ़ गया लेकिन न्यूट्रॉन घट गया, तभी तो समभारी हुआ। यहाँ पर कार्बन में 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है, और नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन है। मतलब यूँ कह सकते हैं कि नाइट्रोजन से कार्बन से नाइट्रोजन में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ी तो न्यूट्रॉनों की संख्या कम हो गई, या ये कह सकते हैं, यूँ कह सकते हैं नाइट्रोजन से कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या कम हुई तो न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ी है। अगला एक है सम न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉन जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। जिन तत्वों के परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे कि सिलिकॉन 14 30 में न्यूट्रॉनों की संख्या 30 में से 14 घटा दीजिए 16 आ गया, और फास्फोरस 31 15 न्यूट्रॉनों की संख्या निकालें तो 16 आ रहा है। उसी तरह सल्फर 16 32 न्यूट्रॉन की संख्या 16 आ रहा है। यानी कि परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटाने पर जो मिलेगा न्यूट्रॉन की संख्या, अगर ऐसे करने पर
बहुत सारे एलिमेंटों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान आ रही है तो उनको कहेंगे सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। एंड यहाँ पर क्या तीनों में 16-16 आया है, तो ये तीनों एलिमेंट क्या है, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर, ये क्या है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। अब आते हैं आयनों के बारे में जानते हैं। आयन क्या होते हैं? आयन दो प्रकार के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। किसी भी परमाणु पर 2 चार्ज लग जाता है। अगर किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेना है तो 2 प्रकार के चार्ज उसमें क्रिएट होते हैं, या तो वो धनावेशित होगा या वो ऋणावेशित होगा। किसकी बात करें? परमाणु की, न कि तत्व की। तत्व शुद्ध रूप में वो किसी रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेगा। परमाणु रासायनिक क्रिया में भाग ले रहा है, या तो वो धनावेशित होगा या वो ऋणावेशित होगा। कभी कभी वो कोवेलेंट यानी कि साझा करके भी एक दूसरे से रासायनिक क्रिया में पदार्थ बनाते हैं। किसी रासायनिक प्रक्रिया में परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। किसी भी रासायनिक क्रिया में कौन भाग लेता है? इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं किसी परमाणु का। यदि किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो उस परमाणु पर धन आवेश दिखता है। अब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, चला गया है, देता का है, कौन देता है? जो धनी होता है। जो धनी होता है वो देता है, दाता होता है, बता रहा है कि हम धनी हैं। और किसी परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन आ जाता है, उस किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो ऋणावेशित है। वो उसके पास आया है यानी कि उसको ऋण मिला है, उधार मिला है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा? ऋणावेशी, ऋण आवेश का चार्ज दिखता है। जैसे सोडियम है और क्लोरीन है। जब सोडियम और क्लोरीन क्रिया कर रहे हैं तो सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज। क्यों हो रहा है? तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, प्रोटॉन 11 है, और उसके इलेक्ट्रॉन घोर भरी के अनुसार पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, 2, 8, 10, बचा इसका 1 इलेक्ट्रॉन। अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अकेला है। यहाँ क्लोरीन में देखें तो पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 है। यहाँ पर 7 है और इसका परमाणु क्रमांक आपका क्लोरीन का 17 है। तो यहाँ पर 8 है, सॉरी 7 है, होना चाहिए 8, क्योंकि तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो स्थायी हो जाएगा। इसके भी कक्षा में 8 नीचे वाले में, बाहर कक्षा में 1 है। ये अगर 1 दे दे तो ये 8 हो जाएगा, तो अस्थायी हो जाएगा, ठीक है ना। या तो ये 7 ले ले, 7 लेना मुश्किल है, इसलिए 1 देता है तो इसका प्लस चार्ज, ये लेता है तो ऋण चार्ज। यानी कि देने के बाद ये अस्थायी हो गया 2, 8 वाला, और ये यहाँ पर 2, 8, 8 वाला अस्थायी हो गया। तो जो दाता है प्लस, जो लेता है ऋण, माइनस चार्ज लग जाएगा। अगला है वैलेंसी यानी कि संयोजकता। संयोजकता मतलब संयोग करना, मिलना, जोड़ना। जहाँ 2 या 2 से अधिक एलिमेंट, परमाणु, एलिमेंट में परमाणु रासायनिक क्रिया भाग लेकर के जितने इलेक्ट्रॉनों का लेना देना होता है वो उसकी संयोजकता कहलाएगी। फिर से किसी रासायनिक क्रिया में किसी परमाणु द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन को लिया जाता है या दिया जाता है उसके साथ साथ साझा किया जाता है, उस परमाणु की संयोजकता कहलाएगी। मतलब क्या है? मतलब ये है कितनी इलेक्ट्रॉन देगा या कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, डिपेंड कर रहा है उसकी स्थिरता पर। जैसे सोडियम की बात है, उसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये डिस्टर्ब है कि ये या तो 7 लेके 8 हो जाए, या 1 दे करके अपने इनर कक्षा में, अंतिम कक्षा में जो 8 इलेक्ट्रॉन उसको अस्थायी बना रखे। तो इलेक्ट्रॉन जितनी इलेक्ट्रॉन देगा या कोई जितना इलेक्ट्रॉन लेगा वो उसकी संयोजकता, उसकी संयोग करने की क्षमता को बताएगा। संयोजकता और उसकी संयोग करने की क्षमता को बताएगा। किसी तत्व का पुरानी परिभाषा क्या है जो अब मान्य नहीं है? किसी तत्व का एक हाइड्रोजन के कितने परमाणु से संयोग करता है या विस्थापित करता है वो उसका संयोजकता कहलाएगा। पहले क्या था, किसी परमाणु का हाइड्रोजन से क्रिया करने पर उसमें जितने हाइड्रोजन जाएं परमाणु से संयोग करके करता है और विस्थापित करता है या विस्थापित करता है। या तो हाइड्रोजन उसमें जाएं
या हाइड्रोजन वहाँ से विस्थापित हों, जितने विस्थापित हो रहे हैं वो संयोजकता कहलाएगी। लेकिन अब ये मानी नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन तक ही कहानी नहीं सीमित है। अब जैसे कि H2O, अब मिलने पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जल बन रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कैसे समझते हैं, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, उसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में कितने बचे, 6। 8 इलेक्ट्रॉन है, पहली कक्षा में 2, यानी 90 की 4 पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 6, तो कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए, यानी कि 2 इसको कहीं से मिल जाए तो अच्छी बात है। तो 2 देगा कौन, ये हाइड्रोजन की पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरा भी हाइड्रोजन के बाद 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, इसको 1 इलेक्ट्रॉन इधर से दे रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से दे रहे हैं, दोनों दे दिए। तो 2 दिशा करने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन तो रिपील करते हैं, इसलिए ये कुछ इस प्रकार बनाएंगे, 108 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ इससे क्रिया करेगा इसके 1 इलेक्ट्रॉन से, तो ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा ऑक्सीजन के एटम से। इधर से हाइड्रोजन ये भी इसके 1 इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के भी उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको भी 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो अस्थायी हो जाएगा, यानी कि उसका 1 इलेक्ट्रॉन लेकर ये साझा कर रहा है ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन साझा कर रहे हैं। तो इसका भी 2 पूरा हुआ, और ये दोनों फिर उसमें जोड़ दीजिए, तो 6 2 8, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, 6 2 8, ये भी अस्थायी हो गए। यानी कि यहाँ पर क्या है, साझा करके कि अस्थायित्व को प्राप्त किया जा रहा है। यानी ऑक्सीजन को 2 चाहिए तो इसकी वैलेंसी 2, हाइड्रोजन को 1 चाहिए तो इसकी वैलेंसी 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, यहाँ पर साझा हो रहा है। उसी पर कार्बन साइड, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, पहली कक्षा में 2, दूसरे में 4, यानी इसको तो या 4 मिल जाए या 4 दे दे। ऑक्सीजन क्या था, वो 2, उसको 2 चाहिए थे। तो यहाँ देख रहे हैं कार्बन साइड में 2, 1 ऑक्सीजन इधर, 1 ऑक्सीजन इधर कर दिए। ऑक्सीजन कितने चाहिए, 2, कार्बन कितना चाहिए, 4, तो इधर से ऑक्सीजन 2, इसका 2 साझा कर रहे हैं, क्योंकि इसको तो ऑक्सीजन को 2 ही चाहिए, तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, तो अपना 2 इलेक्ट्रॉन इधर दे रहा है। इस तरह इधर भी इसको 2 चाहिए तो 2 ये ले लिया, अपना भी 2 इधर दे रहा है। तो 4 और 2 2 इधर से 8 ये स्थायी हुआ, और ऑक्सीजन का पहले से 6 था और 2 ये लेकर के इसको स्थायी हुआ, 6 2 8, और इसका भी 6 था, इसका 2 लेकर के ये भी अस्थायी प्राप्त हुआ, यानी कि 2 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है। कार्बन की वैलेंसी 4, यानी इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन की वैलेंसी, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। यहाँ पर प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कार्बन दोनों ऑक्सीजन से 2 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, साझा करता है, कर लेता है। इसकी वैलेंसी कार्बन की 4, ऑक्सीजन की 2, और ये थी वैलेंसी के चार्ट का तीसरा चैप्टर। धन्यवाद।